हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। क्या कभी आपने कफ सिरप पिया है या कभी आपने कोई ऐसी टैबलेट ली है जिसको आपको डॉक्टर ने ये कहते हुए प्रिस्क्राइब किया है कि आप इन्हें रात में लें, नाइट में लें, सोते समय लें, और इसके पीछे का रीजन क्या है कभी आपने जाना चाहा है, या अगर आपको जान मालूम है तो शायद आज आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही हिस्टामिनिक कंटेंट को ब्लॉक करने वाले ड्रग यानी कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में, जो कि अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। हम जो बात करना चाहते हैं वो इन एग्जांपल के थ्रू ही है। अगर आपने काफी सारे कफ सिरप पिए होंगे, अलग अलग टाइप के कफ सिरप पिए होंगे, कुछ कफ सिरप पहले ऐसा आया करते थे जिनको पीने के बाद हमको थोड़ा सा सेडेशन, ड्राउसीनेस, आपके कोऑर्डिनेशन में इम्प्रॉपर मूवमेंट या फिर आपको नींद आने लग जाती थी। तो वो कफ सिरप क्या थे, क्यों काम करते थे, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एग्जांपल से करके। अगर आपको कोई एलर्जिक होती है, अगर आपके आंखों से लगभग लाल रंग का दिखने लग जाता है, आंखें रेड हो जाती हैं, रिनोरिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है, आंखों से आपके आंसू भी आ जाएंगे, नाक से भी लिक्विड सब्सटेंस आने लगेंगे, इचिंग होने लगेगी, तो भी आप इस चीज को न्यूट्रल करने के लिए सिट्रिजिन खाते हैं, लिवोसिट्रिजिन खाते हैं, अलग अलग तरह के जो एंटी एलर्जिक ड्रग है वो खाते हैं। ये तो आजकल के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हो गए। पहले के केस में ऐसा नहीं था। पहले के केस में जो कफ सिरप आते थे वो मैक्सिमम केस में ऐसे कफ सिरप होते थे जो कि आपको स्लीप या ड्राउसीनेस कॉज करते थे, और इनको जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता था तो साफ साफ एक लाइन में अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ये लिखा जाता था कि अगर आप कोई हैवी मोटर व्हीकल ड्राइव करते हैं या अगर आप कोई मशीनरीज इक्विपमेंट में हैंडल करते हैं तो इन टैबलेट्स को, इन सिरप को या इस तरह के जो भी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं डोजेस फॉर्म में, इनको आपको नहीं लेना चाहिए। कारण क्या है? कारण केवल इतना है कि ये जो कैटेगरी के एंटी हिस्टामिनिक ड्रग थे वो आपके फर्स्ट जनरेशन थे। ये आपको स्लीप कॉज कर सकते थे, ये आपको ड्राउसीनेस कॉज कर सकते थे, मेंटल कंफ्यूजन कॉज करने की एबिलिटी इनके अंदर थी, कभी कभी ये आपके कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब भी कर सकते थे। तो इन सारे प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन जरूर दिया जाता था कि या तो इनको आप रात में लें या तो ऐसा सिचुएशन समय लें जहां पे आप कोई हैवी ड्यूटी नहीं कर रहे हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अगला टॉपिक जो है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, और इन्हीं को हम कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो इनके बारे में बात करते हैं बस थोड़ी ही देर में। चलिए अब इस टॉपिक के मीनिंग को समझ लेते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, या इसी का अगर आप दूसरा नाम जानना चाहेंगे तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैटेगरी हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट नाउ? अभी तक तो आप कुछ समझ गए होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं, सही तरीका यही होता है। एंटागोनिस्ट स्टैंड फॉर एंटी एगोनिस्ट, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि उस एगोनिस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा होगा, जो उस पर्टिकुलर फंक्शन को मॉड्यूलेट करने में, स्टार्ट करने में, फैसिलिटेट करने में मदद कर रहा होगा। तो अब हमने वर्ड लगा दिया है एंटी एगोनिस्ट, शॉर्ट में किसी को बोला जाता है एंटागोनिस्ट। तो मतलब अब उस काम को करने से कोई न कोई एजेंट रोक रहा होगा जिस काम की वजह से आपको कोई दिक्कत थी, दैट इज सिंपली नोन एज एंटागोनिस्ट। किसका एंटागोनिस्ट अब क्वेश्चन बनता है, तो एंटागोनिस्ट तो है किसका? हिस्टामिन का। सो व्हाट आर हिस्टामिन? पिछले वीडियो में आपने देखा दीज आर एग्जांपल ऑफ ऑटोकॉइड्स, जो लोकल जगह पे सिंथेसिस होते हैं, रिलीज होते हैं, फंक्शन करते हैं और उसके बाद वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनके जो मेन फंक्शन थे वो थे ईचिंग, आपके इन्फ्लामेशन, पेन और इस तरह के एंजियोएडिमा, कुछ कंडीशंस ये कॉज कर सकते थे, एलर्जिक रिस्पांस कॉज कर सकते थे। तो एलर्जिक रिस्पांस के कॉज होने के कारण से ये अपना फैसिलिटेट भी कर सकते थे। ओवर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड भी था, इनके फार्माकोलॉजी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। तो अगर ये चीजें कभी नॉर्मल लेवल से ऊपर चली जाती हैं और इनके ऊपर जाने की वजह से आपको कोई दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली आप इसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन लेंगे, मेडिकामेंट लेंगे। आज हम इन्हीं मेडिकामेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो इन हिस्टामिन की वजह से जो रिस्पांस दिखते हैं, चाहे वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस हो, इनको अगर आप चाहते हैं कि ऐसा रिस्पांस ना शो करें, ब्लॉक करें, तो हम बात करते हैं इन्हीं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में। तो अगर आप कहेंगे व्हाट इज द हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, का मतलब होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हिस्टामिन जो रिसेप्टर हैं उनके अलग अलग सब टाइप हैं, H1, H2, H3, H4, और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है H1 और H2। इनके बारे में हमने पावर पॉइंट एनिमेशन वीडियो भी अपलोड किया है, और आज की वीडियो के लास्ट में भी हम आपको एनिमेशन और इनका जो क्लासिफिकेशन है इसका इमेज अपलोड कर देंगे ताकि आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे जो मेन 4 हिस्टामिन के टाइप हैं, रिसेप्टर के टाइप हैं, उनमें से आज का ये जो टॉपिक है, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। H1 एंटागोनिस्ट मतलब क्या हुआ? अब स्पेसिफिक
ऐसे एंटागोनिस्टिक ड्रग, ऐसे केमिकल एजेंट जो कि H1 टाइप के हिस्टामिन को उनके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर में बाइंड होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से वो उनको वो एक्शन नहीं देने देंगे जो वो देते अगर ये जो ड्रग है या अगर जो हिस्टामिन है वो अपने रेस्पेक्टिव H1 रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। यहां पे ये भी जानना जरूरी है क्योंकि जो H1, H2, H3 और H4 का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकेशन है, उनके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो H1 का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो काइंड ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स से है। अगर कोई एलर्जन आएगा तो H1 आपके सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT में बात करते हैं तो जो एसिड का सिक्रेशन है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन है, साथ में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी कि पेप्सिन का जो सिक्रेशन का रिस्पॉन्सिबलनेस है वो हमारे H2 पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको एलर्जेंस को ब्लॉक करने हैं तो यू हैव टू गो फॉर H1 एंटागोनिस्ट और H1 ब्लॉकर। इन केस ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसको हम लोग बात करते हैं H2 रिसेप्टर के करस्पॉन्डिंग में, इनको अगर आप ब्लॉक करना है एज अ एंटी सिक्रेटरी ड्रग तो आप प्रीफर करेंगे H2 ब्लॉकर को। समहाउ कभी-कभी ऐसा होता है कि H1 और H2 साथ में देकर के उनके एक्शन को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, बट इट इज अनदर केस। हम इंडिविजुअली बात करेंगे आज H1 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जो H1 एंटागोनिस्ट है या H1 ब्लॉकर है इनको क्लासिफाई करते हैं। अगर आप इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग दिया रहेगा। टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद में आपको सेडेटिव और नॉन सेडेटिव के हिसाब से दिया रहेगा, कुछ में आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के हिसाब से दिए रहेंगे। लेकिन हमने इनको आज का जो क्लासिफिकेशन है और आज के जो इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इनको अडॉप्ट किया है केरी त्रिपाठी के यानी कि लेटेस्ट एडिशन से, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपके GPAT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और आपके डेली लाइफ में भी ये चीजें आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो वीडियो है वो आपकी डेली लाइफ, आपके प्रिस्क्रिप्शन वाली लाइफ, आपकी एलर्जिक कंडीशन में दवाई लेने वाली लाइफ से जुड़ी हुई है। तो चलिए हम इसको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप में। जो पहला क्लास होगा हमारा H1 एंटागोनिस्ट का वो है आपका हाईली सेडेटिव। पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा है वो है मॉडरेट सेडेटिव, तीसरा है माइल्ड सेडेटिव और जो चौथा है सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। तो ये 4 क्लास हुए। इन 4 क्लास में आप एक चीज तो बहुत साफ साफ देख रहे हैं, इसी में हम जस्टिफाई भी करेंगे आपको कि बाकी बुक वाले इस चीज को क्लासिफिकेशन को सेडेटिव और नॉन सेडेटिव या फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्यों क्लासिफाई किए हैं। ये इकलौता क्लासिफिकेशन है जो सभी चीजों को इंक्लूड किया हुआ है। पहले देखिए हाईली सेडेटिव, मॉडरेट सेडेटिव और माइल्ड सेडेटिव, तीनों में एक चीज तो कॉमन दिख रही है आपको। वो क्या वर्ड है? ये है सेडेटिव। मतलब ये तीनों जो ड्रग हैं वो सेडेटिव तो कॉज कर ही रहे होंगे, सेडेशन तो कॉज कर ही रहे होंगे। अब ये अलग मैटर है, कौन ज्यादा, कोई मीडियम, कोई लो, इस तरह की चीजें कर रही है, लेकिन सेडेशन तो कहीं ना कहीं कॉज हो रहा है। जबकि अगर आप चौथा क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। तो इसको यूं समझा जा सकता है अगर ये सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है तो इसके पहले के जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं डेफिनेटली वो फर्स्ट जनरेशन तो होंगे ही होंगे। तो इस तरह से इनको इस तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। ये दूसरा क्लासिफिकेशन का टाइप हुआ। अब हम उस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जस्टिफिकेशन देंगे कि इनको क्यों सेडेटिव और नॉन सेडेटिव में क्लासिफाई किया गया है। ये जो पहले के 3 हैं, चाहे माइल्ड हो, मीडियम हो, लो हो, सेडेटिव कॉज कर रहे हैं, सो दीज आर आल्सो कंसीडर्ड एज अ सेडेटिव क्लास ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, यानी कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग व्हिच में कॉज सेडेशन, डजंट मैटर हाउ मच दे कैन कॉज, बट जो सेकंड है आपका वह है नॉन सेडेटिव। तो इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अगर आपको अच्छे से समझना है, एग्जांपल के साथ समझना है, तो आई विल रिकमेंड यू द केडी त्रिपाठी फॉर दिस क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम बात करते हैं इन एक क्लास के क्लासिफिकेशन और उनकी कुछ जुड़ी हुई बातों को विद देयर रेस्पेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सबसे पहला क्लास है हाईली सेडेटिव। सबसे पहले जो इस क्लास का दूसरा वर्ड है इसको पकड़ लीजिए, अब आपको पूरा चीज समझ में आने लगेगा अगर आप सेकंड वर्ड पढ़ेंगे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कफ सिरप और सिट्रीजिन का एग्जांपल दिया था वो भी जस्टिफाई करेंगे यहाँ पे। हाईली सेडेटिव में जो दूसरा वर्ड है वो मीनिंगफुल है। हाईली, मीडिएट, लो, ये तो जस्ट इंग्लिश का वर्ड है। सेडेटिव मतलब क्या होता है? आपने पिछले जो सेमेस्टर है उसमें सेडेटिव और हिप्नोटिक्स पढ़े हैं। ऐसे ड्रग जो कि आपको ड्राउजीनेस कॉज कर सकते हैं, जो कि आपकी कामनेस कॉज कर सकते हैं विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, लेकिन अगर इन्हीं का डोज हम ज्यादा कर दें तो ये स्लीप कॉज कर सकते हैं, देन दे नो एज अ हिप्नोटिक्स। तो यहां पे हम बात करेंगे उस सेडेशन के डोज की जो कि आपको ड्राउजीनेस, नींद जैसा फीलिंग कॉज करना स्टार्ट कर देगा, इन्हें हम कहते हैं सेडेटिव ड्रग्स। तो ऐसे जो भी कफ सिरप हैं जो पहले हुए करते थे, आजकल के जो एविल ड्रग आपने यूज किया होगा, इसलिए उनको पीने के बाद, कफ सिरप को लेने के बाद हल्की हल्की नींद आती है।
मैक्सिमम केस जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो भी इस तरह के कंटेंट रखते हैं कि वो नींद कॉज करें। जो आपके एंटी एलर्जिक कफ सिरप होते हैं उनमें भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नींद कॉज करें। अगर नींद नहीं कॉज भी कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेडेशन कॉज करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पैर में थोड़ा सा ट्रेमर आ रहा है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, उनके ब्रांड नेम मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा। उनके जो एक्सपेक्टोरेंट है इनमें ये कंटेंट होते हैं कि वो हल्का सा ट्रेमर कॉज करते हैं, स्वेटिंग कॉज कर सकते हैं, आपके मसल के कोऑर्डिनेशन में दिक्कत कॉज कर सकते हैं। जब आप चलेंगे पैदल तो आपको लगेगा कि कुछ बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आपकी थिंकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग में भी ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं और आपको एक हल्का हल्का हैंगओवर टाइप का भी कॉज कर सकते हैं। तो ये जो ड्रग हैं वो बेसिकली हैं हाई सेडेटिव। तो डेफिनेटली अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसकी हमने बात किया, जीपैट के ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है, फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और जिसको हमने काफी पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। तो ये हमारे क्वेश्चन में से पूछे गए कि इनमें से कौन सा कैटेगरी के ड्रग है जिनको कोई हैवी मोटर ड्राइवर को या तो हैवी मशीन में ऑपरेट करने वाले को नहीं दिया जाना चाहिए। तो वो था आपका हाईली सेडेटिव ड्रग। एग्जांपल हमने कोट किए थे वहां पे। तो इनको देने से नींद आएगी, वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो दिस ड्रग कैन कॉज हाई लेवल ऑफ सेडेशन, नींद कॉज कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करिए, अपने प्रिस्क्रिप्शन में मैच कीजिए। पहला एग्जांपल है डाइफेनारामीन, दूसरा है प्रोमेथाजिन और तीसरा है हाइड्रोक्सीजिन। ये जो तीन ड्रग हैं, और भी एक दो ड्रग हैं लेकिन हमने इंपॉर्टेंट ड्रग को यहां पे इंक्लूड किया हुआ है। ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जरूर हैं, ये हिस्टामिन के एक्शन को न्यूट्रल जरूर करेंगे, ब्लॉक जरूर करेंगे, लेकिन एज अ देयर रिस्पॉन्स वो इस तरह से सेडेशन भी कॉज करेंगे। तो ये हो गई आपकी पहली क्लास और उनके एग्जांपल। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास, दैट इज मॉडरेट सेडेटिव ड्रग। मॉडरेट सेडेटिव ड्रग मतलब ना ये बहुत ज्यादा सेडेशन कॉज करेंगे, ना ही ये सेडेशन बिल्कुल कम करेंगे। ये इन दोनों के बीच का, एज यूजुअल नेम टू इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग। इनके एग्जांपल हैं फेनारामीन, मैक्लोजिन और सिनार्जिन। सिनार्जिन आपने कई ड्रगों में यूज किया होगा। कई अगर आप जब सर्दी खांसी बुखार होते हैं, साथ साथ में कोई एलर्जिक छींक भी आती है, तो आपने कुछ ड्रग के नाम लिए होंगे। हम यहाँ पे ब्रांड नेम आपको बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इन कंटेंट को चेक कर सकते हैं आपके टैबलेट में कि किसमें ये ड्रग पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं उसको लेने के बाद हल्का हल्का आपको जो ड्राउसीनेस है, सेडेसनेस है, ये आपको मिल सकता है। बात करते हैं अगले केस की, जिसका नाम है माइल्ड सेडेटिव ड्रग, यानी कि ऐसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली है आपके H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। तो जो पूरा क्लासिफिकेशन है ये इसी H1 पे बेस्ड है, जिनको कन्वेंशनल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी कहा जाता है। ये भी आपको एक जानकारी रखनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, तो ये भी पूछा जा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं माइल्ड सेडेशन की, जो कि बहुत कम सेडेशन कॉज करते हैं, हल्का हल्का एकदम बहुत माइन्यूट सा आपको लगेगा कि देयर इज समथिंग सेडेशन टाइप ऑफ फीलिंग इनसाइड योर बॉडी। तो ये एक एग्जांपल है। इनके एग्जांपल है क्लोरफेनार्मिन, आपका ट्रिप्टोलिडीन और आपका क्लेमेस्टिन। ये जो इंपॉर्टेंट ड्रग हैं ये आपके माइल्ड सेडेटिव कॉज कर सकते हैं बहुत कम मात्रा में। तो आगे हम बात करते हैं, अब मेन पॉइंट पे आ जाएंगे जिसकी वजह से आज हम इस चीज को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं विदाउट अनवांटेड इफेक्ट। वो है आपका सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। अब इसको अगर हम लॉजिकली अगर सोचा जाए तो सेकेंड जनरेशन तो तब आएगा जब फर्स्ट जनरेशन जा चुका होगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट जनरेशन कहां है? तो आप समझ सकते हैं जो तीन क्लास हैं जो सेडेशन कॉज करते हैं, उनको अगर हम समझना चाहें एज अ बैकग्राउंड स्टोरी तो वो फर्स्ट जनरेशन के एंटी हिस्टामिनिक ड्रग थे। ये जनरेशन क्या होता है कई लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं इस चीज को, बाकी आप लोग समझते होंगे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड सो ऑन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट इज अ जनरेशन, यानी कि एक युग के बारे में बात कर रहे हैं हम। जब वो चीज पहली बार बना होगा तो डेफिनेटली उस समय जब वो बना होगा तब के डेट में वो एक्सेप्टेड होगा। चूंकि एडवांसमेंट होती जा रही है, मैक्सिमम ड्रग के जो एफिकेसी है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, इनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, जिसकी वजह से थेरेप्यूटिक इफेक्ट को बढ़ाया और अनवांटेड इफेक्ट को घटाया जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ेगा, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में कोई मॉडिफिकेशन होगा, डेफिनेटली इन ड्रग का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की क्वालिटी है और उनके जो रिस्पॉन्स है, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स है, वो बढ़ता जाएगा। और उनके जो अनएसोसिएटेड कंडीशंस में या उनको एसोसिएटेड कंडीशन में भी, दोनों में भी जो अनवांटेड इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं, डॉसीनेस है, स्लीपीनेस है, अनकोऑर्डिनेशन है, इनको आप कम करते जाएंगे। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अ सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन से कैसा होगा? एडवांस में होगा। उसमें वो साइड इफेक्ट को कम से कम करने की कोशिश की गई होगी जो आपको फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिला होगा। ये बात जरूरी थी, इसलिए हमने आपको टाइम लेकर के एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं इस ड्रग के क्लास के एग्जांपल के बारे में। सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के एग्जांपल आप देखिए, काफी सारे आप जानते होंगे। पहला है फेक्सोफेनिडीन, दिस इज फर्स्ट ड्रग। दूसरा है लोराटिडीन और तीसरा आपका फेवरेट जिसके बारे में आप काफी कुछ जानते हैं, ये है सिट्रीजिन। तो ये एक ड्रग है जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब इस सिट्रीजिन के बाद इनका एडवांस वर्जन आ गया, ये है लेवोसिट्रीजिन।
सिट्रीजिन बोलिए, लेवोसिट्रीजिन बोलिए, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लगभग एक जैसी हैं। इनका जो प्रॉपर्टी है जो आप जानते हैं, रोटेशन ऑफ लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और राइट साइड, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो यहाँ पे लेवो फॉर्म है, लेवोसिट्रीजिन, दिस इज मच बेटर देन सिट्रीजिन। तो ये जो एग्जांपल है हम इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इनको समझ सकते हैं आप कि ये तो एंटी एलर्जिक ड्रग है। अब आप चलिए यहाँ पे हमने ड्रग का नाम लिया हुआ है सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन। अब आप कब के केस में सिट्रीजिन लिए हैं, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। आजकल तो ऑफनली ले लिया जाता है बिना किसी जानकारी के, बट आप फार्मासिस्ट हैं और आप ये चीज को जान रहे होंगे, तो आपको पता है जब कभी भी कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, जब कोई इंसेक्ट बाइट करता है, जब कोई एलर्जन आपके बॉडी में एंटर करते हैं, जब आपकी आंखें लाल होने लग जाती हैं, जब आप अनयूजुअल एलर्जिक वजह से छींकने लग जाते हैं, ऐसे कई सारे कंडीशन जिसका जो बेस है, जिसका जो एक्सट्रैक्ट है या जो कॉमन फैक्टर है वो है एलर्जेंस। इन्हीं एलर्जन के जो अनवांटेड इफेक्ट हैं जैसे कॉल्ड एलर्जी, इन्हीं कंडीशन से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए या इसके जो साइड इफेक्ट है इनको कम करने के लिए आप सिट्रीजिन लेते हैं। कफ जो हम क्या बात करते हैं, कफ सिरप की जिसकी हमने बात किया, वो कफ सिरप बेसिकली अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ कफ टस्क ऐसे होते हैं जो एलर्जन की वजह से होते हैं, डस्ट की वजह से होते हैं, कुछ म्यूकस के ओवर प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए भी दो तरीके के कफ सिरप हैं, एक एक्सपेक्टोरेंट जो उनको एक्सपेल आउट करेगा और एक होता है आपका सप्रेसेंट जो उनको सप्रेस करेगा, जो टस्क को जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उनको सप्रेस करेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस में आप ये देखेंगे कि जब एलर्जन अंदर आते हैं तो उनके एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से जो हमारे गॉबलेट सेल हैं वो एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, जो आगे जाकर के बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अल्टीमेटली कफ का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो कफ का फॉर्मेशन हुआ, व्हाट इज द बेसिक कॉज और बेसिक रीजन बिहाइंड दैट कफ, दैट आर द एलर्जेंस। तो अगर हम एलर्जन के कारण से जो एलर्जी हो रही है इसको एनी हाउ कम कर दें तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। ये काफी सारी बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो जरूरी नहीं कि आप एंटीहिस्टामिनिक ड्रग पढ़ रहे हैं तो आपको कफ के बारे में नहीं जानना चाहिए। आप जब कफ के बारे में पढ़ेंगे तब आपको यही चीजें काम आने वाली हैं। सो स्टार्ट योर कॉन्सेप्ट बाय इट्स बेसिक ओनली, तब आपको आगे जा करके कोई भी चीज को रट्टा जो मारते हैं वो मारना नहीं पड़ेगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसके बाद अगला जो ड्रग है वो है मिडास्टेरिन और कुछ और भी ड्रग हैं जिनको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। चलिए अब हम बात करते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। These are very important point of view. So सबसे पहला जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हमारे H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का, वो कहता है एंटागोनिज्म ऑफ हिस्टामिन। बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। एंटागोनिज्म ऑफ हिस्टामिन, व्हाट डज इट मीन? हिस्टामिन का एंटागोनिज्म कर देना। एंटी एगोनिज्म जैसे हमने बताया, एंटागोनिस्ट वो जो काम हिस्टामिन कर रहा होगा, कब कर रहा होगा? जब वो हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा होगा, तब जाकर के वो हिस्टामिन अपना जो रिस्पॉन्स है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, वही देख पा रहा होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक रिसेप्टर है और ये हमारा हिस्टामिन है। ये पेन तब तक या व्हाइट पेन नहीं कहलाएगा, व्हाइट बोर्ड मार्कर तब तक कंप्लीट नहीं कहलाएगा जब तक ये पूरे पार्ट असेंबल नहीं हो जाते। अकेले ढक्कन किसी काम का नहीं है, हालांकि पेन यहाँ पे अभी काम का है लेकिन ये प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है काम का, सूख जाएगा। तो जब ये आपका ड्रग मूव करता हुआ अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होगा, तब जाकर के ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और इसका जो एक्चुअल फॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल एक्शन है, ये शो करेगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर। तो हिस्टामिन के रिसेप्टर के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होने की वजह से हमको वो एक्शन नहीं देखने को नहीं मिलेंगे, बच जाएंगे हम, जो कि हिस्टामिन की वजह से हो रहे थे। तो ये तो कॉमन चीज बात है। देखिए क्या क्या करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, दे ब्लॉक, they completely block the histamine action, जो हिस्टामिन की वजह से मिल रहा था। क्या क्या मिल रहा था? they block the histamine induced bronchoconstriction। आपने पिछले वीडियो में देखा कि हिस्टामिन आपका ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर सकता है। इसकी वजह से जो मास्ट सेल से सबके हिस्टामिन रिलीज होंगे ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ एलर्जेंस टू द बाइंडिंग साइट। उसके बाद हिस्टामिन निकलेंगे कि हिस्टामिन आपके एयरवेज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आगे जाकर के अस्थमा के ट्रिगर होने की संभावना बढ़ जाएगी और फिर से जाकर के आपके जो गॉबलेट सेल है वो एक्सेसिव में म्यूकस सीक्रेट करेंगे। तो दो तरफ से आपके जो प्रॉब्लम है उनको प्रहार किया जा रहा है, वार हो रहा है, अटैक हो रहा है। एक तो आपका ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, दूसरा ऊपर से आपके म्यूकस का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, नली भी सक्रिय हो गई और म्यूकस भी बन गया, तो आपके लिए जो एयरवे है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और ये आगे जाकर के ट्रिगर करेगा पक्का आपके अस्थमा के अटैक को। ये बात हो गई। इसको ये हमारा जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है वो ब्लॉक करते हैं। कुछ केस में ये भी देखने को मिला गया है कि अस्थमा के केस में इस तरह के जो ड्रग हैं वो उतने प्रॉपर इफिशिएंट नहीं होते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए हमने इसको कोट किया कि दीज आर स्लाइटली यूजफुल इन दैट केस। इसके बाद जो अगला एक्शन है वो है
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंड अदर टाइप ऑफ स्मूथ मसल, जो क्रैम्प होंगे, जो इंटेस्टाइनल एब्नॉर्मैलिटीज होगी थोड़ी बहुत उसके बारे में, इनको ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे हमारे हिस्टामिन, नॉट एंटीहिस्टामिन ड्रग। तो इनको ये ब्लॉक करेंगे। देखिए पहला वर्ड कॉमन है सबके लिए, ब्लॉक करेंगे। ये सारे एक्शन को वो ब्लॉक कर रहे हैं, माने कि ये जो एक्शन है वो हिस्टामिन के थे, तो इनके टाइनल कॉन्ट्रैक्शन को जो हिस्टामिन की वजह से थी वो भी ब्लॉक करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वहां पे आपका रिलैक्स हो जाएगा। अब आपका अगला जो है वो ट्रिपल रिस्पॉन्स को ब्लॉक करेंगे। जो हिस्टामिन की वजह से ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे थे, ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन कौन से थे? व्हील, फ्लेयर और ईच। आपके एक लाइन बन जाना, एक आगे जाकर के एक रेडनेस दिख जाना, फिर उसके बाद ईचिंग हो जाना, ये ट्रिपल रिस्पॉन्स कहलाते हैं। ये हिस्टामिन के कारण से जनरेट होते हैं और इनको एंटीहिस्टामिनिक ड्रग न्यूट्रल करके जो अपना एक्शन है वो शो करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगले एक जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो ये है एंटी एलर्जिक ड्रग। एंटी एलर्जिक ड्रग तो आपको नाम से ही समझ में आ गया। अगर आपने सिट्रीजिन देखा, अगर आपने लेवोसिट्रीजिन देखा, फेनारेमाइल देखा, ये तो आप कफ सिरप में आपके नॉर्मल टैबलेट में पाया जाते हैं, जो कि एलर्जेंस की कंडीशंस के कारण से जनरेट हुई एलर्जी को, टाइप 1 क्लास ऑफ एलर्जिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो डेफिनेटली दे आर यूज्ड एज एंटी एलर्जेंस। तो एग्जांपल देख लीजिए क्या करते हैं ये, दे कंट्रोल, यहां पे ब्लॉक करते थे और यहां पे ये कंट्रोल करेंगे किसको? अर्टिकारिया, एक जो दक्ते चकते बन जाएंगे आपके स्किन पे, इनको कम करेंगे। इचिंग, जो खुजली हो रही होगी किसी ड्रग के रिएक्शन की वजह से, किसी एलर्जन के आने की वजह से, क्योंकि वहां पे लोकली आपका जो मास्ट सेल है वहां से हिस्टामिन रिलीज हो चुके हैं, वहां पे आपको इचिंग आ रही होगी, तो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आपके जो ड्रग है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, वो इंट्रावेनसली लिया जाएगा या अगर ओरल लिया जाएगा तो उसको न्यूट्रल करने का काम करेंगे। साथ साथ ये एंजियोएडिमा के केस में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंजियोएडिमा आपके स्वेलिंग है, पेनलेस स्वेलिंग है, इनको भी ठीक करने का काम करते हैं आपके वेन्स के कारण से। अगला जो है वो है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देख लीजिए क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड है आपके सीएनएस पे ही। कोई भी ड्रग सीएनएस पे तभी एक्शन शो करेगा जब उस ड्रग की प्रॉपर्टी होगी कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे। डिपेंड करता है वो ड्रग टू ड्रग पे, इसे लिखा हुआ है अदर ओल्डर हिस्टामिनिक ड्रग। ओल्डर मतलब इस सेकंड जनरेशन से पहले के जो ड्रग हैं, दिस आर सिंपली नोन एज ओल्डर बिकॉज दीज आर न्यूअर वन। सो ओल्डर हिस्टामिनिक ड्रग क्या कॉज करते थे? सेडेशन, जैसा हमने पहले ही लिखा और आपका जो पूरा क्लासिफिकेशन इसी पे बेस्ड है। लेकिन सेडेशन डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, बी। अगर जो ड्रग आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं वो सेडेशन कॉज करेंगे। इनमें भी ड्रग टू ड्रग वेरी कर सकता है और यहां भी इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि जो ड्रग का जो डोज एक किसी पर्टिकुलर पर्सन में सेडेशन कॉज कर रहा था, वही ड्रग उसी डोज पे दूसरे पे भी कॉज करे। इट्स नॉट अ वेल एक्सेप्टेड और पॉइंट टू पॉइंट एक्सेप्टेड थ्योरी, ये वेरिएबल हो सकता है। सो आगे हम बात करते हैं सीनस के बारे में ही। तो सीनस में क्या कॉज करता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सीनस में डिप्रेशन कॉज करेगा, चूंकि आपने सेडेशन देखा है। सो इट में कॉज डिप्रेशन, डिजीनेस, थकावट से फील होगी, आलसीपना फील आएगा और आपके यहां पर देखिए डिक्रीज कंसंट्रेशन, जो आपका कंसंट्रेशन होगा किसी भी पर्टिकुलर टास्क में, वो वहां पे आपके कंसंट्रेशन को अल्टर करेगा, क्योंकि नींद आएगी, थकावट आएगा, डेफिनेटली वहां पे कंसंट्रेशन तो आपका डाउन होगा, रिड्यूस होगा। दूसरा कह सकता है रिड्यूस कोऑर्डिनेशन, आपका जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर बॉडीज पार्ट वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन समवन एल्स ये भी डिस्टर्ब हो सकता है। एक साथ जो आपने बैलेंस करके चला रहे थे वो भी डिस्टर्ब होगा, आपके हाथ प्रॉपर्ली मूव नहीं करेंगे, आपके जो राइटिंग होगी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएगी। तो ये उसके एग्जांपल है। अगला दिया हुआ है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इस तरह के जो इफेक्ट है आपके सेडेशन के, ड्राउसीनेस के, ये पोटेंशिएट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं साथ में, अगर आप इस तरह के जो फर्स्ट जनरेशन या सेडेटिव हिस्टामिनिक ड्रग ले रहे हैं, सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ले रहे हैं सॉरी, वो अगर आप लेते हैं साथ में, तो आपका जो पोटेंशिएशन है वो बढ़ जाएगा और उनका जो सेडेशन, ड्राउसीनेस और इस तरह की लेथार्जिक इफेक्ट थी वो भी कई फोल्ड बढ़ जाएगा। सो यू शुड नॉट टेक अल्कोहल अलोंग विद फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, ये आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन में हो गया। आगे बात करते हैं हम, तो अगला है एंटी मोशन सिकनेस ड्रग। एंटी मोशन सिकनेस ड्रग साथ साथ ये एंटी एमेटिक का भी, कभी जब आप पहाड़ों में मूव करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको एक अजीब सी फीलिंग, सफोकेशन, नोजिया, वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, या ऊपर जब जाते हैं आप तो भी दिक्कत होती है। इस तरह की चीजों से आपको अवॉइड करने के लिए भी इस तरह के जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं H1 कैटेगरी के, इनको यूज किया जाता है। कभी कभी H2 को भी साथ में ले दिया जाता है, दोनों को मिलाकर के लिए जाते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। तो ये एग्जांपल क्या बात करेंगे, तो एग्जांपल है प्रोमेथाजिन और डाइफेनारामाइन, ये उनके एग्जांपल हैं। अगले एग्जांपल है वो है एंटी पार्किंसन ड्रग में भी ये यूज किए जाते हैं, क्योंकि कुछ हद तक ये ट्रेमर को और आपके जो झटके हैं कन्वर्जन को, इनको भी रिड्यूस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है आपके प्रोमेथाजिन और डाइफेनारामाइन, जो हमने पहले डिस्कस किया था, वही इनके एग्जांपल हैं। फिर हम बात करते हैं एज अ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग।
चूंकि ये लिखा हुआ है केडी त्रिपाठी में साफ साफ कि ये इनके जो सरफेस के सेंसिटाइजेशन है इनको कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट क्लिनिकली इनको एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि जो इनके एडवर्स इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं वो ज्यादा हैं। दीज आर नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज व्हाई दे आर नॉट लोकल एनेस्थेटिक, बट दे आर लोकल एनेस्थेटिक। क्लिनिकली ये नहीं है, इस चीज को आप शायद समझ पाए होंगे। लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन पजेस करते हैं लेकिन क्लिनिकली यूज नहीं किया जा सकता। क्लिनिकली इट मींस इट इज नॉट यूज एज अ रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉर द लोकल एनेस्थेटिक। बेसिकली इनको इनके रिसेप्टर पे एक्ट करने के अकॉर्डिंगली इनको सब टाइप में डिवाइड किया गया है, H1, H2, H3 और H4। आज का जो वीडियो है वो भी पिछले वीडियो की तरह H1 ब्लॉकर पे ही फोकस्ड होगा और H1 ब्लॉकर के अंदर के जो क्लासिफिकेशन है इनमें हम आपका चौथा क्लासिफिकेशन या कह लीजिए सेकेंड जनरेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग? अगर आपने क्लासिफिकेशन को समझा होगा अलग अलग बुक में तो एक चीजें कॉमन निकल करके आती हैं कि जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं इनको मेजरली दो क्लास में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, ऐसे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो कि सेडेशन कॉज करते हो, अलग मैटर है कि सेडेशन कम ज्यादा या इंटरमीडिएट हो। दूसरा, ऐसे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो कि सेडेशन कॉज नहीं करते हैं और कुछ बुक में इनको फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जनरेशन के जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग थे उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम ये थी कि वो सेडेशन कॉज करते थे, ड्राउसीनेस कॉज कर सकते थे और ड्राउसीनेस के साथ साथ कभी कभी आपके जो कोऑर्डिनेशन है इनमें इम्प्रॉपर बैलेंस बराबर भी कॉज कर सकते थे, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत कर सकते थे, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड में दिक्कत कर सकते थे। तो ये इनकी कुछ साइड इफेक्ट थे। इनको ओवरकम करने के लिए न्यूअर इन्वेस्टिगेशन हुए, रिसर्च हुए और उसके बाद जाकर के सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को लॉन्च किया गया। तो जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं सिट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन और आपका लोराटिडिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जो आजकल मैक्सिमम अमाउंट में मार्केट में अवेलेबल है ताकि इनके एसोसिएटेड जो सेडेशन या डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इनको ओवरकम किया जा सके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इनके डिप्रेशन की एक्टिविटी थी वो काफी कुछ डिपेंड करता था इनके ब्लड ब्रेन बैरियर में पेनिट्रेट कर पाने की एबिलिटी को लेकर के। तो आज ये जो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं इनकी इन्हीं प्रॉपर्टी को काफी हद तक कम कर दिया गया है, यानी कि ये अब ज्यादा कैपेबल नहीं है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इफेक्ट दे पाने के लिए। यही एक मेन रीजन है और इसके साथ कुछ और रीजन इसको हम देखने वाले हैं कि ये जो ड्रग हैं वो सेफर हैं एज कंपेयर टू H1 के ब्लॉकर थे जो फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल थे उनसे बेटर हैं। चलिए एक लाइन में एक चीज और भी समझ लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। ये जो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग थे ये कब मार्केट में लॉन्च हुए और इनको कब या किन किन ड्रग को हम सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कह सकते हैं? तो साफ साफ लिखा हुआ है सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आर स्पेसिफिकली H1 रिसेप्टर ब्लॉकर जिनका जो मार्केट वैल्यू आ गई वो आ गए आपके 1980s में। तो 1980s के बाद जो मार्केट में एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आए इनको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग में कुछ लिमिटेशन थी और इन लिमिटेशन को ओवरकम किया गया आपके सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में ताकि आपको जो लिथर्जी थी, फैटिक था, डिप्रेशन था, सेडेशन था, इनको ओवरकम किया जा सके। इनके अलावा जो हमारे सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं इनमें कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो इनको बेटर साबित करती है आपके फर्स्ट जनरेशन या सेडेशन कॉज करने वाले एंटीहिस्टामिनिक ड्रग से। तो चलिए ये पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग and second generation antihistaminic drug. These second generation antihistaminic drug are superior and much better than the first one because they are selective H1 blocker. आपके जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग थे वो भी H1 ब्लॉकर थे लेकिन जो आपके सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं ये मोर स्पेसिफिकली ज्यादा कंसाइज वे में आपके H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। साथ साथ इनमें एक पॉइंट और भी लिखा गया है नो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग थे उनमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के जैसे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हमने बात किया कि थोड़ा सा सेडेशन, थोड़ा सा ड्राउसीनेस और आपके कोऑर्डिनेशन या कंसंट्रेशन में कमी हो जाना ये उनसे एसोसिएटेड थे। लेकिन ये प्रॉब्लम को आपके सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के साथ अलग कर दिया गया, उनको सॉल्व कर दिया गया। तो ये एक एडवांटेज है हमारे इस कैटेगरी के ड्रग का। दूसरा है नो सीएनएस डिप्रेशन। इस पॉइंट पे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं नो सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी। फर्स्ट जनरेशन के साथ यही दिक्कत थी कि उनको हैवी मोटर व्हीकल ड्राइव करने वाले यूज नहीं कर सकते थे व्हाइल ड्राइविंग। जो हैवी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को असेंबल करते थे या कोई मैकेनिकल वर्क करते थे, हैवी वर्क करते थे, उनको ये अलाउ नहीं किया जाता था या उनको ये अंडरस्टैंड किया जाता था कि इस तरह के ड्रग को H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को ना लें।
क्योंकि उनको उसकी वजह से सेडेशन कॉज हो सकता है, नींद कॉज हो सकती है और मेजर एक्सीडेंट होने की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। क्यों ये प्रॉब्लम था ये भी हमने क्लियर किया, क्योंकि उन ड्रग की जो कैपेबिलिटी थी आपके ब्रेन तक पहुंचने की वाया ब्लड ब्रेन बैरियर वो थोड़ा सा ज्यादा था एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। इसकी वजह से वो प्रॉब्लम कॉज करते थे। चूंकि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऐड हो गई है अब हमारे सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में, तो दे आर नॉट सीरियस डिप्रेशन एक्टिविटी। क्यों? यही कारण है क्योंकि ये पुअरली डिफ्यूज होते हैं, पुअरली पेनिट्रेट होते हैं आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में। और चूंकि ये जो पूरी एक्टिविटी है सेडेशन की, डिप्रेशन की, वो इसी बात पे फोकस है कि कौन सा ड्रग कितने अमाउंट में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाले जो बैरियर है, उनसे प्रिवेंट करने वाले जो बैरियर हैं, बायोलॉजिकल बैरियर हैं BBB, इनको क्रॉस कर सकता है। दैट इज द रीजन मेन। अगले बात हम बात करते हैं एडिशनल एंटी एलर्जिक एक्टिविटी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो हमारे H1 कैटेगरी के ब्लॉकर हैं और खास करके सेकंड जनरेशन की जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग से कुछ बेटर अमाउंट में एंटी एलर्जिक एक्टिविटी शो करते हैं। इनका जो काम करने का तरीका है वो उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा है। अब वो क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली अगर हम इनको एक लाइन में समराइज करें तो आप पाएंगे कि दे मॉडिफाई द एक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। हमारे जो सेकंड जनरेशन एक्टिविटी है आपके एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की, वो साइटोकाइनिन के मॉडिफाई करते हैं, साथ साथ ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर है इनको भी रेगुलेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरीके से जो एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी थी वो आपके फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकंड जनरेशन में भी है। लेकिन सेकंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन की जो कॉमन है उनके अलावा भी कुछ अदर एक्टिविटी है जो कि आप देखते हैं साइटोकाइनिन को मॉडिफाई करके, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को मॉडिफाई करके लिया जाता है। अगला हम बात करते हैं इनके प्रिंसिपल एक्शन की। दिस इज नॉट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑल्दो दीज आर द प्रिंसिपल एक्शन, यानी कि उनका जो मेन एक्शन है जिसके कारण से हम इनको अलग से एक कैटेगराइज कर सकते हैं इन सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। तो चलिए अब हम इनके बारे में भी शॉर्ट में देख लेते हैं कि इनकी खास एक्टिविटी क्या क्या है। पहला है एलर्जिक रिटिस, जहां पे आपने देखा है कि नाक का पानी की तरह बहना, नाक से पानी की तरह जो लिक्विड है इनका बहना, ये डिपेंड करता है जब आपके नाक चोक ना हुए हो, बिना चोक कंडीशन में एक वाटर जो सेक्रेशन होगा, ये भी आप कह सकते हैं। या इस तरह के जो नोज की एक्टिविटी है इनमें किस तरह का इन्फ्लामेशन हो सकता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं, रेडनेस आ सकती है। इनको समराइज करके कोलैबोरेटिव रूप से हम इस तरह के देख सकते हैं कि ये जो ड्रग है वो उस प्रॉब्लम को ठीक करने में यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस की भी प्रॉब्लम को काफी हद तक जो आपके एलर्जन की वजह से स्टार्ट होते हैं इनको भी रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। आंखों में आप स्वेलिंग देखे होंगे, एक आपके कंजक्टिवाइटिस साइड पे आपके एक चिपचिपे पदार्थ बनते हैं जिसको अपन कीचड़ के नाम से जानते हैं जनरली, वो भी उनका ज्यादा बनना, प्रोडक्शन होना, इस तरह के कंजक्टिवाइटिस का एक सिम्टम्स है। तो इसकी भी प्रॉब्लम को आपके जो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं वो कम कर सकते हैं। ये इनके प्रिंसिपल एक्शन में से कुछ इंक्लूडेड है। अगला जो है वो है हे फीवर को ठीक करते हैं। हे फीवर भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है जहां पे आपकी आंखें में थोड़ा सा रेडनेस देखने को मिलेगा, इचिंग देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है ड्यू टू हे फीवर और ड्यू टू सम एलर्जिन, इनको भी हमारे सेकंड जनरेशन के जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं ये कम करने का काम करते हैं। इनका जो एक और काम है वो है पॉलिनोसिस को कंट्रोल करते हैं। पॉलिनोसिस करने का मतलब ये है कि आपकी कंट्रोल करेंगे स्नीजिंग को, रनी नोज को, इची आई को, रेड आई को। बेसिकली ये देखा गया है कुछ लोगों में ये हाइपर सेंसिटिविटी रिजेक्शन शो करते हैं जब किसी पॉलन की वजह से उनमें कुछ आपकी स्नीजिंग आएगी, इचिंग आएगी और कुछ हद तक आपके जो नाक है उनमें से, जैसे पहले हमने बात किया, वो पानी की तरह बहने लगेगा। तो ये जो पॉलेंस की वजह से प्रॉब्लम होती हैं इनको भी अंडर एस्टिमेट करके उनके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम बात करते हैं। तो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। ये जो सारे एक्शन हैं ये तो उनके मेन प्रिंसिपल एक्शन हैं। इनमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड है कि ये जो सेडेशन का कॉज करते थे हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले, वो अब इस केस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दीज आर सुपीरियर एक्शन एज कंपेयर टू H1 ब्लॉकर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं तो अगला जो इनका प्रिंसिपल एक्शन है अर्टिकारिया, जिसके बारे में भी हमने बात किया था। स्किन में छोटे छोटे पैचेस जैसे बनने लगेंगे, रेड रेड और इस तरह के धब्बे देखने लगेंगे, ये इचिंग भी कॉज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये अर्टिकारिया कहलाता है। इसके बाद है डर्मोग्राफिज्म। यहां भी आप देखेंगे कि एक स्किन में एक प्रकार से, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, कि एक लाइनिंग जैसे आएगी, ट्रिपल रिस्पॉन्स आएगा, उसी तरह की भी यहां पे एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उसके बाद है एलर्जिक ड्राई ट्रीटमेंट। एलर्जिक ड्रग ट्रीटमेंट के कारण से जब ड्राई कुछ हो जाती है, आपके सलाइवा में ड्राइनेस आने लग जाता है, या फिर कुछ ऐसे ड्रग जो कि आपके साइड इफेक्ट कॉज करते हैं और उन साइड इफेक्ट की वजह से एलर्जी होती है, इन तरह के ड्रग इंड्यूस एलर्जी को भी आपके जो H1 ब्लॉकर हैं सेकेंड जनरेशन के, ये भी यूज किए जाते हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम है इनको ओवरकम करने के लिए।
तो ये हो गए कुछ इनके प्रिंसिपल एक्शन जो कि मेजर है, ये स्पेसिफिक हैं आपके सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के लिए। अब हम बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल यूज के बारे में। लगभग ये सब वैसा का वैसा है जैसा आपने आपके फर्स्ट जनरेशन के साथ में देखा था, एक आध दो कुछ एक्स्ट्रा होंगे। यहां भी एक चीज रिपीट करना चाहेंगे कि इनका जो एक्शन है उनमें बहुत कम सेडेशन होता है। कुछ पर्सन ये भी रिपोर्ट करते हैं कि जो हमारे सेकेंड जनरेशन के एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं जैसे सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन, इनको लेने के बाद भी माइल्ड एक प्रकार से नींद या ड्राउसीनेस आता है। तो ये प्रकार से ये जो रिपोर्ट है केडी त्रिपाठी में लिखा हुआ है कि ये एक प्रकार से प्लेसिबो के जैसा इफेक्ट शो करते हैं। वैसे कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करें और सेडेशन कॉज करें। दिस इज द काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल यूज के बारे में। पहला यूज है एलर्जिक डिसऑर्डर। ऐसे केस में जहां पे कोई कंडीशंस ऐसी हो रही हो जो कि किसी एलर्जन की वजह से हो रहे हो तो उनको ये ब्लॉक करने का काम करते हैं। किनको ब्लॉक करेंगे? दे ब्लॉक द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। क्योंकि आप ये जानते हैं कि एलर्जी का रिस्पॉन्स है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन की वजह से होता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होंगे तो आपके जो बाइंडिंग साइट है एपिटोप है, इसमें हमारे एंटीजन बाइंड होंगे और हमारा जो मास्ट सेल है उस मास्ट सेल को ओपन करेंगे, डीग्रेनुलेशन करेंगे, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन अंदर में प्रेजेंट है एज अ ग्रेन्यूल वो रिलीज होगा, जैसा कि आपने पिछले वीडियो के एनिमेशन में देखा होगा। इस वीडियो के लास्ट में भी हम इसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो एंटीजन है वो स्पेसिफिकली एंटीबॉडी ऑफ मास्ट सेल में बाइंड होने की वजह से वो हिस्टामिन के रिलीज को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में, तो ये जो ड्रग हैं वो आपके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को तो अफेक्ट नहीं करेंगे, उनको तो कम नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जो आपके हिस्टामिन रिलीज थे इनको अफेक्ट करेंगे और इनके रिलीज को इनहिबिट करके अल्टीमेटली या जो आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे थे इनको सप्रेस या इनहिबिट करने का काम करेंगी। तो इस तरह से ये जो है ड्रग आपके सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ये एंटी एलर्जन का भी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले की, तो है अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ऐसे रिएक्शन से हैं, ऐसे एलर्जिक सब्सटेंस से हैं जो कि बेसिक एलर्जिक रिस्पॉन्स की अलग होते हैं, जैसे अदर हिस्टामिन रिलीज। और कौन कौन से कंडीशंस हैं जहां पे हिस्टामिन रिलीज हो सकते हैं? तो हमने बताया इंसेक्ट बाइट की वजह से। जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे, कभी भी कोई मॉस्किटोज, इंसेक्ट, इस तरह के एंट अगर आप बाइट करते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह पे हिस्टामिन का जो रिलीज है वो स्टार्ट हो जाता है और उसके कारण से जो एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इस तरह की कंडीशन को भी, इंसेक्ट बाइट को भी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हम सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिकली H1 ब्लॉकर हैं, H1 हिस्टामिन ब्लॉकर हैं। अगला जो यूज है उनका है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में हम आजकल इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी ये दिया जाता है, कभी कभी ओवर द काउंटर ड्रग के फॉर्म में ले लिया जाता है, जिसको लेना नहीं चाहिए ऑल्दो। तो ये जो ड्रग है वो कॉमन कोल्ड में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। आपके जो नोज से बह रहे हैं वाटर सब्सटेंस, इनको इंड्यूस करने के बजाय ये इनको कम करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके कॉमन कोल्ड में भी यूज करते हैं। जो एलर्जिक की वजह से स्नीजिंग, छींक आती है, इनको भी ये कम करने का काम करते हैं। तो सिम्टोमेटिक एक्शन देते हैं। साथ साथ यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, यह है रिड्यूस रिनोरिया। जो हमने अभी कहा कि नाक से जो एक पानी जैसा सब्सटेंस फ्लो होता है ये कहलाता है रिनोरिया, तो इनको भी ये इनहिबिट करने का काम करते हैं। साथ साथ ये जो आपके सर्दी और बाकी जगह के जो बॉडी पेन के साथ जो ड्राउसीनेस, सेडेशन की कॉज कारण होते हैं, इनको भी ये इनहिबिट करके आपको थोड़ा सा अवेकफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉमन कोल्ड में इस तरह से जो हमारे सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है वो यूज किए गए। अगला जो इनका एक्शन है वह है मोशन सिकनेस में। जब कभी भी कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी ऐसे जगह पे ट्रैवल करता है, हायर एल्टीट्यूड पे, राउंडिंग सस्टेंस पे, वहां पे उसको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे हमारी बॉडी एक सर्कल जैसा फील करने लग जाती है, एक राउंड हाई स्पीड रोटेशन की तरफ फील करने लग जाती है और अपने बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन है इनको मेंटेन नहीं कर पाता। ये आगे जाकर के वोमिटिंग या नोजिया भी इंड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में अगर हम H1 ब्लॉकर जो कि आपके सेकेंड जनरेशन के रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, ये अगर हम यूज किए 1 घंटे पहले तो वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में मदद कर सकते हैं। यहां पे एक चीज कोट किया गया है कि ऐसे ड्रग जो कि मोशन सिकनेस में यूज किए जाते हो एज अ एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, इनको ट्रैवलिंग से, जर्नी से 1 घंटे पहले लेना चाहिए ताकि वो आपको ड्यूरिंग आवर आपको जो है उनका जो पर्पस है लेने का वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। यहां पे एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो प्रोमेथाजिन वन ऑफ द एग्जांपल फॉर ड्रग यूज्ड इन द मोशन सिकनेस केस, ये हो गए आपके। अगर जो हम पॉइंट बात करते हैं वो है वर्टिगो। जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा ऊंचाई से आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा घूमने लगेगा आपको, तो वहां भी ऐसे कंडीशन में ओवरकम करने के लिए जो हम सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं इनको यूज कर सकते हैं। इनका जो यूज है वो यहां भी है। अगला है जो कफ सिरप यूज करते हैं कफ के ट्रीटमेंट में।
कफ के लिए कहने का मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपेक्टोरेंट की एक्टिविटी शो करेंगे या सप्रेशन की एक्टिविटी शो करेंगे या आपके इरिटेटिंग सब्सटेंस हैं इनको मास्क करने का काम करेंगे, ये इस तरह की एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। लेकिन जो एलर्जन की वजह से एक्सेसिव में म्यूकस सिक्रेट हो रहे हैं आपकी गॉबलेट सेल की वजह से, जिनके कारण से आगे जाकर के आपको एक इरिटेशन कॉज हो रहा है, इन इरिटेशन को ड्यू टू द हिस्टामिन रिलीज, ड्यू टू द मास्ट सेल ब्रेकडाउन, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था एक्सेसिव म्यूकस की वजह से, इनको ये ओवरकम करके आपको रिलीफ प्रोवाइड कराएंगे। सो आज की जो कफ सिरप है मैक्सिमम आप में देखेंगे एलर्जेंस की है, एलर्जिक कफ की जो केस में है वहां पे सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन, इस तरह के जो और कैटेगरी के ड्रग हैं इनको यूज किया जाता है, वो भी प्रिस्क्रिप्शन में अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहां भी इन चीजों को ध्यान रखा जाता है क्योंकि कुछ हद तक जो पुराने कफ सिरप थे उनमें ड्राउसीनेस कॉज करने की एबिलिटी थी, तो आजकल के जो सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन कंटेनिंग कफ सिरप हैं इनमें थोड़ा सा कम हुआ है। कुछ लोग जो अभी भी डिस्कस करते हैं कि इसके कारण से नींद आती है, वो एक प्लेसिबो इफेक्ट है उस ड्रग का। अगला जो इफेक्ट है वह है इनका पार्किंसनिज्म में भी कुछ इफेक्ट देखने को मिला है हमारे सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का। ये जो पार्किंसन के केस में इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन है, इनके लेवल को तो ये फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, लेकिन एनी हाउ उस तरह के केस में ये थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में ज्यादा कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म या जानकारी अवेलेबल नहीं दिया गया है, लेकिन ये चीज कोट की गए हैं कि ये आर रिस्पॉन्सिबल इन पार्किंसन ऑल्सो। एट द लास्ट हम बात करेंगे तो प्री एनेस्थेटिक ड्रग के बारे में भी इनको यूज किया जा सकता है फॉर अचीविंग अ प्री एनेस्थेटिक एक्शन। नाउ व्हाट इज अ प्री एनेस्थेटिक एक्शन, इसके बारे में हमने आपके नए चैनल फार्मेसी स्टडी में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एनेस्थेसिया बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे उस पर्टिकुलर पर्सन से रिवर्सिबल लॉस किया जाता है पेन के परसेप्शन को। दो तरीके के होते हैं, लोकल और जनरल। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई करके उसके पेन के सेशन को ब्लॉक किया जाए तो ये लोकल एनेस्थेटिक कहलाता है, लेकिन अगर यही पेन का सेशन ओवरऑल बॉडी में कम करने के लिए हम कोई ड्रग यूज करें, सिंपली नोन एज अ जनरल एनेस्थेटिक। तो आज के जो टर्म है ये आपका प्री एनेस्थेटिक एक्शन और ड्रग, ये इसी जनरल एनेस्थेटिक के केस में यूज किए जाते हैं। ऐसे सारे ड्रग जो कि जनरल एनेस्थेसिया देने से पहले दिया जाए ताकि उनसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम को और भी जो दिक्कत कॉज हो सकती है इनको मैक्सिमम तरीके से कम किया जाए, ऐसे ड्रग को हम कहते हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग। इनमें एंटी सेक्रेटरी ड्रग भी आते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा, तो जो HCl सिक्रीशन इनको कम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो यहां भी इनको यूज किया जाएगा। आगे जाकर आप देखेंगे H2 ब्लॉकर में वो भी अच्छे समझ में आ जाएगा। जो एंजाइटी है, जो एलर्जन है, जो पेन है, इनको भी ब्लॉक करने के लिए अदर ड्रग यूज किए जाते हैं। तो यहां पे इनका जो रोल है वो यही है कि आपके बेसिकली जो एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकते हैं, हिस्टामिन रिलीज हो सकते हैं, इनको इनिबिट करके आपके एनेस्थेसिया के प्रोसेस को स्मूथली बनाया जाए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया आपके सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में। इसके पहले एक वीडियो में हमने इनका पूरा क्लासिफिकेशन फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उसने मिस कर दिया है उस पॉइंट को तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो रेफरेंस है वो KD त्रिपाठी का 8th यानी कि लेटेस्ट एडिशन है। अगर आप चाहें तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑल्दो ये आपको KD त्रिपाठी में मिल जाएगा। हमने इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे पार्ट में हम बात करेंगे एकदम शॉर्ट में, बहुत एकदम सिंपल वर्ड को यूज करते हुए, जो अदर टाइप के H2, H3 और H4 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, इनके केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।